हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एसपी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर के बारे में। तो ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटीग्रेटर एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, मैंने इस बॉक्स के अंदर एक ऑप एम्प ड्रॉ किया है जिसके दो इनपुट पोर्ट्स हैं और आउटपुट में एक पोर्ट है। तो अगर आप इनपुट में वी आई एक टाइम वेरिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं तो फिर आउटपुट में आपको एक सिग्नल मिलेगा वी नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी आई डी टी। तो ऐसे सिग्नल्स को हम क्यों यूज़ करेंगे, ऐसे एक सर्किट को हम क्यों यूज़ करेंगे, चलिए हम देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या है इंटीग्रेटर के। वो क्या है, टू डू इंटीग्रेशन इन एनालॉग कंप्यूटर्स। मतलब एनालॉग कंप्यूटर्स में इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसे सर्किट्स को ऑप एम्प इंटीग्रेटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उसमें इंटीग्रेशन के लिए आईसीस का यूज़ किया जाता है, पर पहले के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेशन के लिए एनालॉग सर्किट्स का यूज़ किया जाता था, उसमें था ऑप एम्प इंटीग्रेटर को यूज़ किया जाता था। दूसरा क्या है, आर यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने में ये ऑप एम्प इंटीग्रेटर यूज़ किया जाता है। फिर क्या है, इज़ यूज्ड एज टोटलाइजर इन द इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड। समझ सकते हैं कि क्योंकि एक इंटीग्रेटर एक फंक्शन को, अगर वी आई एक फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, टोटल निकालना। एक्चुअली इंटीग्रेशन तो एक समेशन जैसा ही है ना, तो टोटल निकालते, इसका मतलब कोई एक क्वांटिटी का सम करने में इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। फिर क्या है, वोल्टेज शेपिंग सर्किट्स। वोल्टेज शेपिंग सर्किट्स में हम इंटीग्रेटर को यूज़ करते हैं। वोल्टेज शेपिंग मतलब हमारे पास सपोज एक साइनसॉइडल वोल्टेज है, हम इसको किसी और एक शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हम ऐसे इंटीग्रेटर सर्किट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर सर्किट, मतलब एक आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर सर्किट कैसा है वो हम देखते हैं। उसके लिए क्या है, देखिए इधर एक ऑप एम्प है, इधर इनपुट वोल्टेज है जो आर से कनेक्टेड है इन्वर्टिंग पोर्ट में, और एक फीडबैक कैपेसिटर है। और ये सर्किट आप याद कीजिए, जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट था हमारा, उसके साथ काफ़ी सिमिलर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सर्किट में इधर कैपेसिटर की जगह एक फीडबैक रजिस्टर था। ओके, यही बस डिफरेंस है, इंटीग्रेटर के सर्किट में फीडबैक में कैपेसिटर अप्लाई किया जाता है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस सर्किट में ए पॉइंट जो है ये है वर्चुअल ग्राउंड का पॉइंट, आपको पता है। ए पॉइंट में हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो सपोज ये वी इनपुट के लिए एक आई करंट इधर जा रहा है, आर के थ्रू जा रहा है, और क्योंकि ये ऑप एम्प आइडियल ऑप एम्प है हमारा, तो फिर ऑप एम्प के अंदर से कोई करंट पास नहीं करेगा, और ये आई करंट ही इधर से जाकर कैपेसिटर को होके जो है आउटपुट में जाएगा। क्योंकि और ये आई करंट एक एसी करंट है, ये मत मानना कि आई करंट डीसी करंट है, क्योंकि अगर आई करंट डीसी करंट होता तो फिर ये कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं कर पाता। ओके, तो ये एक एसी करंट है, मतलब टाइम डिपेंडेंट करंट है। तो आर के थ्रू जो करंट है उसका वैल्यू क्या है, ओम्स लॉ से निकालेंगे। वी आई, आर का एक साइड का वोल्टेज है वी इन माइनस ऑफ वी ए, मतलब ए पॉइंट का वोल्टेज, वी आई माइनस वी ए बाई आर। और ए पॉइंट का वोल्टेज क्या है, ए, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड है हमारा। वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि इस ए पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा, और ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब क्या होगा, तो इसीलिए ए पॉइंट का वोल्टेज भी जीरो होगा। तो फिर क्या मिला हमें, वी आई माइनस जीरो बाई आर इक्वल्स टू वी आई बाई आर। अभी कैपेसिटर के अंदर से करंट कितना है वो देखते हैं। कैपेसिटर के अंदर से जो करंट है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू होगा आई इक्वल्स टू सी टाइम्स डी डी टी ऑफ वी ए माइनस वी नॉट। तो वी ए का वैल्यू तो जीरो है, तो क्या हो गया, जीरो माइनस वी नॉट। देखिए कैपेसिटर के लिए क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी, और वी क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। तो इधर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या है, वो है वी ए माइनस वी नॉट, और वी ए का वैल्यू जीरो है तो हमने ऐसे पुट कर दिया। और अभी ये जो आई है और ये आई सेम है, अभी हमने कुछ देर पहले बोला यही आई करंट इधर से कैपेसिटर को होकर ग्राउंड तक जाएगा। तो फिर हमने क्या लिखा, वी आई बाई आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी डी डी टी ऑफ वी नॉट। तो हमें क्या मिलता है, डी वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन अपॉन आर सी वी इन डी टी। तो इंटीग्रेट करने पे मिलेगा वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन अपॉन आर सी इंटीग्रेशन वी इन डी टी। अगर ये देखिए इस इंटीग्रेशन में कोई लिमिट्स नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, तो फिर इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आना चाहिए। ओके, प्लस सी वन एक कांस्टेंट अगर मान ले, कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट बस उसी केस में आएगा अगर आपका इस आउटपुट का जो पोर्ट है, आउटपुट का जो ये जो पोर्ट है, ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट में इनिशियली कोई वोल्टेज होगा, ऐसा हो सकता है कि ऑप एम्प का यूज़ करने से पहले आउटपुट में आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया था, तो फिर उस केस में आपको एक कांस्टेंट का वैल्यू मिलता है, इनिशियल कांस्टेंट का वैल्यू मिलता है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया है, इस C1 के वैल्यू को जीरो पुट कर लिया है। क्यों पुट कर लिया है, क्योंकि हमारे सर्किट में आउटपुट में पहले से कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं था। जब t = 0 था आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं था, इसीलिए हमारे केस में ऐसा कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आया है। तो यह है हमारा आउटपुट।
अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेबफॉर्म्स देखेंगे। मतलब इनपुट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब्स अप्लाई करने पे आउटपुट में हमें कैसे कैसे वेब्स मिलते हैं इंटीग्रेटर के लिए, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वी इनपुट इक्वल्स टू स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल मतलब क्या है, बस आप एक कांस्टेंट डीसी सिग्नल मान ले, जैसे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या मान लिया है, वी इन इक्वल्स टू सपोज ए वोल्ट फॉर टी इक्वल्स टी ग्रेटर देन 0। तो क्या मिलेगा इस फॉर्मूला से, वी नॉट इक्वल्स टू -1/RC इंटीग्रेशन वी इन डी टी। तो वी इन का वैल्यू है ए, तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन ए डी टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा -1/RC ए टी। और ज़रा गौर कीजिए, ये जो इक्वेशन हमें मिला ये y इक्वल्स टू mx के साथ सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, ये देखिए, अगर आप इसको m मान ले और t को अगर x मान ले और v नॉट को y मान ले तो ये हो जाता है y इक्वल्स टू mx। पर m का वैल्यू इधर नेगेटिव है, मतलब हमें आउटपुट में एक स्ट्रेट लाइन वाला वोल्टेज मिलेगा पर उसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। तो देख सकते हैं ये है हमारा इनपुट वोल्टेज a कांस्टेंट v इन, और आउटपुट में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला जिसका स्लोप है नेगेटिव ऑफ -से। तो -से क्यों लिया हमने, फॉर सिंप्लिसिटी RC का वैल्यू 1 ले लिया। आप चाहे तो RC के वैल्यू को लेकर भी ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में तो आपने देखा, अगर एक स्टेप वोल्टेज एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फिर आउटपुट में एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसका स्लोप नेगेटिव होता है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या किया, इनपुट में एक स्क्वायर वेव अप्लाई किया और अभी हमने देखा कि, और स्क्वायर वेव में क्या होता है, ये जो रीजियंस है, सपोज ये प्लस वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट है, मैक्सिमम 2 वोल्टेजेस। तो जब स्क्वायर वेव का वोल्टेज प्लस वी नॉट था, ये कांस्टेंट था, देख सकते हैं इस रीजियन में वोल्टेज कांस्टेंट था। और आपने अभी देखा जब हमें कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनपुट में, तब हमें आउटपुट में क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन वाला वोल्टेज मिलता है। ओके, लीनियरली जो टाइम के साथ चेंज होता है, मतलब आउटपुट में आपको -a/RC t मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है। इसीलिए क्या हुआ, इस रीजन के लिए आउटपुट में हमें एक नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन मिला। और सिमिलरली जब इनपुट का जब ये वाला पोर्शन के लिए, ये वाला पोर्शन का वैल्यू भी कांस्टेंट है, इस वाले पोर्शन में भी वोल्टेज कांस्टेंट है, इनपुट वोल्टेज, और इसका वैल्यू क्या है -V0। तो आपको अभी क्या करना है, आप सिंपली एक ही जगह -V0 रखेंगे तो फिर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा ये V0। सपोज अगर ए का वैल्यू अगर माइनस से होता तो क्या होता, V0 इक्वल्स टू एक तो माइनस से, तो फिर V0 इक्वल्स टू आता a/RC टाइम्स टी, क्योंकि पहले से तो रिजल्ट में तो एक माइनस आता ही, और उसके साथ हमने ए का वैल्यू भी माइनस से ले लिया, तो फिर हमें रिजल्ट में मिला V0 इक्वल्स टू a/RC टाइम्स टी। तो फिर ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx है, ये भी इक्वेशन भी, और m इधर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो फिर हमें इस जो नेगेटिव रीजन के लिए, ये स्क्वायर वेव का नेगेटिव रीजन के लिए हमें आउटपुट में एक स्ट्रेट लाइन मिला जिसका स्लोप पॉजिटिव है। तो ऐसे हमें एक ट्रायंगुलर वेव मिलेगा आउटपुट में। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल क्या बोलता है, वी इनपुट इक्वल्स टू अगर V0 साइन ओमेगा टी है, अगर हमने एक साइनोसॉइडल वेव लिया तो फिर क्या होगा। तो फिर आउटपुट में क्या देखते हैं, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉज होता है। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, -V0/RC माइनस ऑफ कॉज ओमेगा टी बाई ओमेगा, हमें आउटपुट में ये चीज़ मिल गया। तो फिर अगर इनपुट में आप एक साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आपको सिंपली आउटपुट में कोसाइन वाला वोल्टेज मिलता है। ओके, अभी हम क्या देखेंगे, एक आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मतलब जो उसका गेन वर्सेस डेसिबल गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें गेन का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज A इक्वल्स टू 1/jωCR। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, देखिए ये जो ऑप एम्प इंटीग्रेटर है, इसका सर्किट और जो है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट काफ़ी सेम है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में कैपेसिटर की जगह बस एक फीडबैक रजिस्टर था, और उस केस में जो गेन का वैल्यू आया था हमारा RF/RI जो ये है, RI का सिर्फ R ही ले, RF/R गेन का वैल्यू आया था RF/R। पर इस केस में तो RF नहीं है, इधर क्या है C है, और C के लिए क्या लेते हैं हम, ये एक जो है रिएक्टिव कंपोनेंट है, तो इसके लिए जो है हम इम्पीडेंस लेते हैं ZC, जिसका वैल्यू है 1/jωC। ओके, तो फिर हमारा A का वैल्यू क्या हो गया, आउटपुट इम्पीडेंस मतलब कैपेसिटर का इम्पीडेंस डिवाइडेड बाई इनपुट इम्पीडेंस, मतलब ये R का वैल्यू। तो हमें क्या मिल गया, एक्चुअली 1/jωCR। और अगर ओमेगा का वैल्यू आप 2πf पुट कर दे, जिधर f फ्रीक्वेंसी है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, A इक्वल्स टू 1/j2πfRC। तो अभी हमने A का मॉड्यूलस वैल्यू लिया है, मॉड्यूलस वैल्यू लेने पे क्या होगा, ये मॉड J
और नीचे क्या आएगा, मॉड जे टाइम्स मॉड ऑफ 2πr/fc। तो 2πf/c सभी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटीज़ है, तो फिर इनका वैल्यू तो 2πf/c होगा, और मॉड जे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फाइन, तो फिर हमें क्या मिल गया, मॉड इक्वल्स टू 1/2πf/c। और अगर 2π तो कांस्टेंट है, r एंड c भी अगर कांस्टेंट है, तो फिर इस केस में क्या होता है, मॉड ए जो प्रोपोर्शनल होता है 1/फ्रीक्वेंसी के, मतलब आप जितना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाएंगे इस गेन का वैल्यू उतना डिक्रीज़ करता जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, डेसिबल गेन का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है डेसिबल गेन का एक्सप्रेशन होता है डेसिबल इक्वल्स टू 20 log 10 मॉड ए। तो यह है हमारा डेसिबल गेन का एक्सप्रेशन। और हमने अभी क्या बताया कि ये जो ए का वैल्यू, मॉड ए का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली वैरी कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पे ये डिक्रीज करेगा। तो फिर अगर आप जो मॉड ए इन डेसिबल यूनिट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व प्लॉट करें तो फिर क्या होगा, तो फिर आप देखेंगे आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका स्लोप नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, मैंने अभी बोला फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पे इसका गेन का वैल्यू डिक्रीज़ करता जाएगा। तो देख सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो गेन का वैल्यू ऐसे डिक्रीज़ कर रहा है, और ये डिक्रीज़ कर रहा है किस रेट पे, -20 डेसिबल पर डिकेड के रेट में गेन का वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है। और डिक्रीज़ करते करते एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी एफ बी, ये एफ बी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद रखना होगा। एफ बी का जो एफ बी होता है हमारा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में एक आइडियल ऑप एम्प का गेन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो देख सकते हैं एफ बी फ्रीक्वेंसी में गेन का वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 हो गया। तो यही था हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर। और इस आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए अभी हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्रॉबैक्स और प्रॉब्लम्स ऑफ आइडियल इंटीग्रेटर। तो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स है बैंडविड्थ इज़ वेरी स्मॉल एंड यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल रेंज ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। मतलब इस जो हमारा आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर है इसका बैंडविड्थ काफ़ी कम है, तो इसका मतलब ये ऑप एम्प इंटीग्रेटर काफ़ी के एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज का इनपुट सिग्नल को हैंडल कर सकता है और उसको इंटीग्रेट कर सकता है। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, फॉर डीसी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी 0, डीसी वोल्टेज के लिए तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो क्या होगा, हमारा जो XC का वैल्यू होगा, मतलब कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस का वैल्यू होगा वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस का वैल्यू क्या है 1/ωc = 1/2πfc। तो F अगर टेंस टू 0 हुआ तो फिर XC टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर XC इनफाइनाइट हो गया तो गेन का वैल्यू भी टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा, अगर इनपुट में एक स्मॉल नॉइज़ भी आएगा या फिर एक इनपुट में अगर एक स्मॉल ऑफसेट वोल्टेज आता है, अपने ऑफसेट वोल्टेज का अगर हमने ऑफसेट वोल्टेज के ऊपर भी एक वीडियो बना है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके, और उसका लिंक मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। तो एक स्मॉल ऑफसेट वोल्टेज भी आता है अगर इनपुट में, जो कि एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में आता है, तो वो ऑफसेट वोल्टेज भी ऑप एम्प के द्वारा एम्पलीफाइड होकर आउटपुट में एक आपको ऑफसेट एरर वोल्टेज देगा। आपको पता है कि ऑफसेट वोल्टेज क्यों आता है, ऑप एम्प के अंदर के सर्किट के मिसमैच के लिए ऑफसेट वोल्टेज आता है, और ये ऑफसेट वोल्टेज भी गेन इनफाइनाइट होने की वजह से या फिर गेन काफ़ी लार्ज होने की वजह से आउटपुट में एम्पलीफाई होकर एक ऑफसेट एरर वोल्टेज देगा। दिस इज़ कॉल्ड द फॉल्स ट्रिगरिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि फॉल्स ट्रिगरिंग का डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम्स में, तो ये है फॉल्स ट्रिगरिंग का डेफिनेशन। अभी 3 नंबर जो है ड्रॉबैक देखते हैं, वो क्या है, ड्यू टू फॉल्स ट्रिगरिंग देयर इज़ ए करंट फ्लो थ्रू द फीडबैक कैपेसिटर। मैंने अभी क्या बोला कि फॉल्स ट्रिगरिंग के लिए आउटपुट में एक ऑफसेट वोल्टेज होता है, मतलब अगर इनपुट आप ना भी देंगे तो फिर आउटपुट में आपको एक वोल्टेज मिलता है, और ये वोल्टेज क्या करते हैं, डीसी करंट को पास करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस कैपेसिटर। अब जब भी ये करंट को पास करने का कोशिश करेगा तब क्या होगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट होगा, और चार्ज होते होते एक समय क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब सैचुरेटेड हो जाएगा। और अगर आपका कैपेसिटर सैचुरेटेड हो जाता है तो उस केस में ये जो सर्किट है ये अनबैलेंस्ड हो जाता है, और इस सर्किट से लेके अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके काम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगे। तो यही थे कुछ ड्रॉबैक्स। अभी हम देखते हैं इन ड्रॉबैक्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ओवरकम करने के लिए हम प्रैक्टिकल ऑप एम्प इंटीग्रेटर का यूज़ करते हैं, और प्रैक्टिकल ऑप एम्प इंटीग्रेटर को हम ऑप एम्प इंटीग्रेटर विद डीसी गेन कंट्रोल भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो डीसी गेन के लिए जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे F = 0 के लिए हमें फॉल्स ट्रिगरिंग मिल रहा था, और हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं, और ये जो कैपेसिटर का जो सैचुरेशन हो रहा है ऑटोमेटिकली इसको भी हम ओवरकम करना चाहते हैं, और इसके लिए हम ऐसा एक सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में देखिए क्या है, हमने कैपेसिटर के साथ ऊपर एक RF कनेक्ट किया है पैरेलल में, और इससे क्या होगा, जब ऑफसेट एरर वोल्टेज आता है ना आउटपुट में विदाउट एनी इनपुट, उस ऑफसेट एरर वोल्टेज के लिए अगर एक करंट जनरेट होता है IDC, डीसी करंट,
वो करंट जब इस पॉइंट में आएगा तब देखेगा इस साइड में आपका कैपेसिटर है और इस साइड में आपका आरएफ है। और कैपेसिटर के लिए क्या है, डीसी, और कैपेसिटर एक डीसी करंट के लिए क्या इंपीडेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट, क्योंकि डीसी करंट के लिए एफ तो जीरो है, तो फिर कैपेसिटर के लिए तो अगर वो कैपेसिटर के अंदर से जाने की कोशिश करेगा तो कैपेसिटर उसे एक इनफाइनाइट इम्पीडेंस ऑफर करेगा। और जो आरएफ है, सपोज आरएफ का वैल्यू हमने ले लिया सपोज 2 किलो ओम, तो फिर इस पॉइंट में आईडीसी के लिए दो पाथ्स है, एक है 2 किलो ओम वाला पाथ, एक है इनफाइनाइट इम्पीडेंस वाला पाथ। तो ऑफकोर्स आईडीसी आरएफ के थ्रू पास कर जाएगा, और ऐसा होने पे क्या होगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं हो पाएगा, और अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा तो फिर ऑप एम्प अनबैलेंस्ड नहीं होगा। तो ऐसे एक ऑप एम्प इंटीग्रेटर, प्रैक्टिकल ऑप एम्प इंटीग्रेटर जो है आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फाइन, तो अभी हम इस ऑप एम्प इंटीग्रेटर का जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प इंटीग्रेटर है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखने के लिए हमें पहले इसका गेन का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि गेन का वैल्यू क्या होता है, ये जो आउटपुट वाला लूप है, आउटपुट लूप का इंपीडेंस डिवाइडेड बाय इनपुट लूप का इंपीडेंस, क्योंकि ये जो है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसा ही है, बस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इधर बस एक आरएफ कनेक्टेड होता है, पर इस केस में क्या है, एक सी के साथ एक आरएफ कनेक्टेड है। ओके, एक कॉम्बिनेशन में आरएफ कनेक्टेड है। तो फिर हमने क्या किया, ए का वैल्यू क्या आता है एक्चुअली, जेड आउटपुट इम्पीडेंस आउटपुट डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस इनपुट। तो इम्पीडेंस आउटपुट का वैल्यू क्या है, आरएफ एंड सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आरएफ एंड एक जो कैपेसिटर के इम्पीडेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने ऊपर लिया है, और नीचे क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आर, क्योंकि ये आर तो एक रेजिस्टेंस है, इसमें तो कोई कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव कंपोनेंट नहीं है, तो हमने बस ले लिया आर। ओके, तो गेन का वैल्यू आ गया आउटपुट इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय इनपुट इम्पीडेंस। अभी एक्सी का वैल्यू क्या है, 1/j⍵c, तो हमने वो भी ले लिया। सॉरी, मैं अगर इसको एक्सी की जगह अगर मैं इसको ZC लिखता, मतलब इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर, बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। तो ZC का वैल्यू क्या है हमारा, 1/j⍵c। तो हमने उसका क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, RF क्रॉस 1/j⍵c डिवाइडेड बाई RF प्लस 1/j⍵c, और नीचे तो R था ही एक डिवाइडेड, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई होकर रह गया नीचे। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर क्या मिलता है, A=RF डिवाइडेड बाई R 1/1 + j 2πfcr। और ये कहाँ से आ गया, 2πf कहाँ से आया, ω=2πf, बस आपको पुट करना है, ये आ गया आपके पास। तो फिर आखिर में आपको क्या आया, A= दिस क्वांटिटी आ गया। और इसको अब और इस क्वांटिटी को, ये जो एक्सप्रेशन है, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, हमने f को ऊपर रख दिया और ये बाकी जो टर्म है ना उसको हमने क्या किया, f डिवाइडेड बाई 1/2πcrf ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये तो सेम है, ये और ये सेम चीज़ है। देखिए तो 2πcrf ऊपर जाके तो ही बन जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस देखते हैं। फर्दर कैलकुलेशंस में क्या है, A=RF/R क्या मिला, ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 1 + j f/1/2πRfc। और अभी हम 1/2πRfc को क्या लिखेंगे, 1/2πRfc = FA। ये भी एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, इसको भी आप याद कर लीजिए। FA इसका जो मीनिंग है वो है ब्रेक फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं ब्रेक फ्रीक्वेंसी और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ये भी आपको काफ़ी बार क्वेश्चंस पे पूछा जाता है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एक्सप्रेशन बताइए। ओके, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। और तो हमने इसको कैसे लिखा, RF डिवाइडेड बाई R ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 1 + j f डिवाइडेड बाई FA। तो अगर हम A का मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं तो क्या मिलता है, मॉड ऑफ RF डिवाइडेड बाई R 1 डिवाइडेड बाई √1 + f/FA²। ओके, सिंपल है, इसका मॉड वैल्यू तो ही आएगा। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट ए का जो मॉड ए का वैल्यू कैसा चेंज होता है वो देखते हैं। सपोज फॉर फ्रीक्वेंसी = 0, मतलब डीसी सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है। अगर आप डीसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ = 0 होगा, तो मॉड ए = मॉड ऑफ RF/R हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डीसी गेन। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 से लेके मतलब एफ से छोटा होगा पर 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी तो पॉजिटिव ही होगा, तो उस केस में क्या होगा, ए जो है नियरली = मॉड ऑफ RF/R होगा। ओके, क्योंकि एफ से छोटा है तो इस केस में क्या होगा, f/FA एक फ्रैक्शन होगा, तो 1 + f/FA > 1 होगा, एंड सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाई 1 + FA < 1 होगा। तो इसके लिए क्या होगा, मॉड ए एंड RF/R नियरली इक्वल्स होगा। ओके, ये सिंपल है। और तीसरा केस क्या है, जब फ्रीक्वेंसी एफ है, मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, एफ अगर > FA होगा तो फिर f/FA > 1 होगा, 1 + f/FA भी > 1 होगा। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई √1 + FA/FA²
लेस देन 1 होगा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, आर एफ मॉड ऑफ आर एफ बाई आर के साथ एक फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें मॉड ए मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आर एफ बाई आर ये जो टर्म है ये ऑफकोर्स मॉड ए से बड़ा है, तब भी हम आर एफ के साथ एक फ्रैक्शन को मल्टीपल करके मॉड ए का वैल्यू ला रहे हैं। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, मॉड ए लेस देन आर एफ बाई आर होगा जब फ्रीक्वेंसी हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब एफ ए से ज़्यादा होगा। अभी एक और केस है, वो क्या है, एफ इक्वल्स टू एफ ए। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एफ ए के इक्वल होगा तब क्या होगा, मॉड ऑफ आर एफ बाई आर एफ इक्वल्स टू एफ ए पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1+1 अपॉन √1+1। तो होगा क्या, मॉड ऑफ आर एफ बाई आर इंटू 1 अपॉन √2। ओके, तो मॉड इक्वल्स टू क्या आ गया, 0.707 इंटू आर एफ बाई आर, क्योंकि 1 अपॉन √2 का वैल्यू है, √2 का वैल्यू है 0.707। अगर आप मॉड ए को, ये गेन का वैल्यू को डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 20 log 10 मॉड ऑफ ए। ये डेसिबल वैल्यू का एक्सप्रेशन है, डेसिबल गेन का ये फार्मूला है। तो फिर इस साइड में भी वही आएगा, और ये 20 log 10.707 आर एफ बाई आर, इसको हम लॉग के फार्मूला में एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 20 log 10.707 प्लस 20 log 10 आर एफ बाई आर। अब ये 20 log 10.707 का जो वैल्यू आता है वो आता है -3। ओके, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, इसका वैल्यू आएगा -3। और क्योंकि ये एक्सप्रेशन टोटली डेसिबल में है तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा -3 डेसिबल। और इसका वैल्यू क्या है, चलिए देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। ये आर एफ बाई आर क्या था हमारा, डीसी गेन, तो ये 20 log 10 आर एफ बाई आर है हमारा डीसी गेन का डेसिबल वैल्यू। ओके, तो हमें क्या मिला, डेल्टा ए इन डेसिबल मैंने मॉड ए इन डेसिबल इक्वल्स टू 20 log 10 मॉड ऑफ आर एफ बाई आर -3 डेसिबल। तो हमें क्या मिला, मॉड ऑफ ए इन डेसिबल इक्वल्स टू डीसी गेन इन डेसिबल, ये डीसी गेन इन डेसिबल है -3 डेसिबल। फाइन, तो इससे हमें यही पता चला जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एफ ए के इक्वल होगा तब हमारा गेन का वैल्यू डीसी गेन से 3 डेसिबल कम होगा। अभी हम ये मॉड ए इन डेसिबल इसको और हमारे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे, जिसे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट बोलते हैं। और प्लॉट में हमें ये दिखेगा कि जब एफ ए के पहले जब हमारा फ्रीक्वेंसी एफ ए से कम था, तब देखिए एफ ए से जब कम था तब हमारा गेन का वैल्यू एक कांस्टेंट था जो था डीसी गेन इक्वल्स टू 20 log 10 आर एफ बाई आर। जब हमारा गेन का वैल्यू आर एफ से जब हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एफ ए से ज़्यादा हो गया, मतलब ये वाला केस, इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो गेन का वैल्यू मतलब गेन का जो मॉड वैल्यू वो आर एफ बाई आर से डिक्रीज़ कर गया, छोटा है आर एफ बाई आर से। फाइन, तो ऐसे ही, तो इसका मतलब क्या है, जब फ्रीक्वेंसी इनपुट का फ्रीक्वेंसी एफ ए से ज़्यादा हो जाएगा तब गेन डिक्रीज़ करने लगेगा। ये तो मैंने पहले ही बताया था, जब इनपुट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करता है तो फिर इंटीग्रेटर के लिए गेन का वैल्यू डिक्रीज़ करने लगता है। और वो डिक्रीज़ का रेट क्या है, -20 dB पर डिकेड। और आप देख सकते कि जो एफ ए है ये हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी था, एफ ए 1/2π RFC। और एफ ए में क्या बोला था हमने, जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब एफ ए के इक्वल होगा तब गेन का वैल्यू डेसिबल गेन से 3 डेसिबल कम होगा। तो देख सकते हैं ये जो एफ ए वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में गेन का वैल्यू क्या है, इसको मैंने ये जो हाइट है इसको मैंने 3 डेसिबल से मार्क किया है। ये देखिए ये लेंथ 3 डेसिबल है, तो इस पॉइंट और ये वाला डेसिबल गेन है, ये वाला लाइन डेसिबल गेन को इंडिकेट करता है। और जब हमारा फ्रीक्वेंसी एफ ए का बराबर हो गया तब क्या हुआ, तब हमारा गेन का वैल्यू 3 डेसिबल डिक्रीज़ हो गया। ये इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है, जब एफ इक्वल्स टू एफ ए मतलब एफ इक्वल्स टू जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है तो गेन का वैल्यू 3 डेसिबल डिक्रीज़ कर जाता है। देखिए ये गेन डीसी गेन था, जब एफ इक्वल्स टू एफ ए हुआ गेन का वैल्यू 3 डेसिबल डिक्रीज़ करके इस पॉइंट में आ गया। और फिर गेन का वैल्यू -20 डेसिबल पर डिकेड के रेंज में डिक्रीज़ करने लगता है। डिक्रीज़ करते करते जब एफ बी के इक्वल्स होता है फ्रीक्वेंसी तब गेन का वैल्यू 0 हो जाता है। और एफ बी क्या था, हमारा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये था हमारा प्लॉट। और अभी इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हम देखते हैं कि बैंडविड्थ इज़ एफ है। इस प्लॉट से हमें पता चलता है कि ये जो ऑप-एम्प इंटीग्रेटर है इसका बैंडविड्थ है एफ है, 0 से लेके एफ ए तक ये लेंथ। और ये बैंडविड्थ आइडियल ऑप-एम्प इंटीग्रेटर से तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। डीसी गेन है RF/R, इसका वैल्यू जनरली >10 होता है। और क्या है, एक अगर आप अच्छे से इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं विद दिस इंटीग्रेटर प्रैक्टिकल ऑप-एम्प इंटीग्रेटर, तब
उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एफ बी का वैल्यू जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, एफ बी इसको क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ बी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ब्रेक फ्रीक्वेंसी और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो यही थे हमारे ऑप एम्प इंटीग्रेटर के कुछ चीज़ें। हमने कैलकुलेशंस देखा काफ़ी, इसके आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर, प्रैक्टिकल ऑप एम्प इंटीग्रेटर, ये सब भी देखे, उनके कैलकुलेशंस देखे, प्रॉब्लम्स देखे, ओके, थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।